चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स इन हाइड्रोजन एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जब अलग अलग शेल्स के अंदर अवेलेबल होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, इसके बाहर हमने एक और शेल बना दी, इस तरीके से कोई तीसरी शेल है, चौथी शेल है, इसको n इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कितनी होगी हमको पता करना है। फॉर्मूला हमारे पास है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z1 हो जाएगा, और फर्स्ट शेल की जब हम बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो आप देख सकते हो कितनी होगी, -13.6 होगी। n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकेंड शेल में जो एनर्जी होगी वो -13.6 बाय 4 होने वाली है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 देखते हैं हम। n इज इक्वल टू 3 में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो मिलेगी आपको -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी हो गई तीसरी शेल में। n इज इक्वल टू 4 नंबर की जो शेल होगी उसमें एनर्जी यदि आप चेक करोगे तो वो आपको मिलेगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 5 वाली शेल में जो एनर्जी होगी वो होगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो डेटा मैं लिख रहा हूँ ये डेटा आप याद रखें तो काफ़ी बेहतर होगा। कई सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव करने में ये डेटा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने 1 से लेकर के 6 तक की जो शेल्स हैं उनके बीच का या उनका एनर्जीज मैंने लिख दी हैं। अब मैं एनर्जी डिफरेंस भी लिख रहा हूँ। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो कितना होगा देख सकते हैं आप, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं सेकंड शेल और इस थर्ड वाली शेल का एनर्जी डिफरेंस लिखता हूँ तो वो चेक करोगे आप तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से मैं थर्ड और इस फोर्थ वाली शेल की एनर्जी के डिफरेंस की बात करूँ तो वो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और भी लिख लेते हैं अपन। 13.6 और 1.51 वाली जो शेल है इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा देखते हैं अपन। इनके बीच एनर्जी डिफरेंस यदि आप चेक करोगे 13.6 ऊपर है और ये 1.51, तो ये लगभग आ जाएगा आप चेक करोगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यदि इसी 13.6 और 0.85 के बीच आप एनर्जी डिफरेंस चेक करोगे ये वाला, तो ये एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा आपको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको 1 से लेकर के 6 तक की सारी शेल्स की एनर्जियाँ याद रखनी है ना। पहली शेल में इतनी होगी, दूसरी शेल में पहली वाली का बाय 4 होगी, तीसरी शेल में पहली वाली का बाय 9 होगी, देन बाय 16 हो जाएगा, बाय 25 हो जाएगा एंड बाय 36 हो जाएगा। तो ये वाली जो एनर्जी है ये और कुछ नहीं है, 13.6 बाय 36 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी ध्यान रखें थोड़ा सा। प्लस जो मैंने गैप ऑफ एनर्जी लिखा है, जो सब्ट्रैक्शन लिखा है, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली शेल का एनर्जी डिफरेंस कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाली और थर्ड वाली शेल का एनर्जी डिफरेंस मैंने कितना लिखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में जाना चाहता है तो उसको मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 2 से 3 में भेजने के लिए 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n इज इक्वल टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन को 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी तो वो n इज इक्वल टू 3 वाली शेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डेटा जो है आपको याद रखना है। इसके बाद में अब मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा कि ये जो बोहर का मॉडल था इसमें भी कुछ कमियां थी, तो उन कमियों की वजह से इस मॉडल को भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी। शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर मॉडल देख लेते हैं एक बार हम। काफ़ी हद तक ये परफेक्ट था बट इसमें भी थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल वाज सिंपली इट फेल्ड टू एक्सप्लेन
the spectrum of मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए जो बोर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए तो परफेक्टली काम कर रहा है, बट यदि कोई एटम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जो भी स्पीशीज़ हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये वाला मॉडल पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये एक तरीके से इसकी शॉर्टकमिंग के रूप में देखा जा सकता है। एक और इसकी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग रह गई जिसको थोड़ा सा लेटर ऑन एक्सप्लोर किया गया, एंड दोज शॉर्टकमिंग्स वर लाइक इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the splitting of spectral lines. It failed to explain the splitting of spectral lines in electric field, और इसको क्योंकि स्टार्क नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था, इसलिए इस तरीके से स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन का या कोई भी मटेरियल का जो स्पेक्ट्रम है, किसी भी एटम के यदि स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो वो स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पर स्प्लिट हो जाती हैं। तो उस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया था स्टार्क ने, इसलिए इस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं। तो बोर का मॉडल ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा भी देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एटम प्रेजेंट भी है, तब भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम ऑब्जर्व करते हैं उनमें बदलाव क्यों आ जाता है, वो स्प्लिट क्यों हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आगे चल के बात करने वाले हैं। एंड सो वी कैन से सिंपली हेयर कि दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, एंड ऑल्सो it failed to explain the splitting of spectral lines in electric field, and also the splitting in magnetic field जिसको कि ज़ीमान इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ज़ीमान नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था, इस फिनोमेना को उन्होंने स्टडी किया था। बट ये दोनों ही स्प्लिटिंग जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की, इनको बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको कि आगे चल करके फर्दर स्टडीज़ में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट कमिंग्स रह गई बोर के मॉडल में। अब देखिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, बोर के मॉडल पर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ द एवरेज लाइफ टाइम of an excited state of hydrogen is of the order of 10 to the power minus 8 second, estimate how many revolutions an electron makes when it is in state n is equal to 2 before it suffers a transition to n is equal to 1। मतलब कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में विच इज़ इन दी एक्साइटेड स्टेट। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 वाली शेल है, और ये मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 2 वाली शेल है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड तक के लिए, और लगातार इसमें घूम रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो देखिए एक सेकेंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो आप चाहो तो ओमेगा बाय 2 पाई भी, nth ऑर्बिट की बात चल रही है। तो एक सेकेंड में यदि इतने चक्कर लग रहे हैं, इतने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, तो 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे इतने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड इतने आएंगे। लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एफ एन विच इज़ ओमेगा एन बाई 2 पाई। 10 टू द पावर माइनस 8 ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर हो जाएगा, 2 पाई पहले से ही चल रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इधर, 10 की पावर माइनस 8 बाई 2 पाई,
और रेडियस हम जानते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम मतलब हो जाएगा 10⁻⁻10। और ऊपर वेलोसिटी लिखते हैं अपन विच इज़ नियरली 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डेटा को जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो देखो ये 16 पावर हो जाएगी, 16 में से 8 पावर जाएगी आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और देखते चलो आप यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर और जो रेडियस है, रेडियस के अंदर कितना आता है यहाँ पे n² z आता है। और वेलोसिटी में क्या लिखते हैं अपन, z/n लिखते हैं। तो जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2.18 अपॉन 2 पाई इंटू 0.529 पावर कितनी हो जाएगी 10 की, देखो आप ये हो गया 16 माइनस 8 यानी कि 10 की पावर 8 हो गई। और z²/n³, क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है तो z = 1 हो जाएगा। और शेल नंबर 2 की बात चल रही है तो ये 2³ बन जाएगा। इसको देखते हैं अपन 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 8 और ऊपर आ गया 1। इसको अपने को थोड़ा सॉल्व करना है, तो लगभग आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंड 8.2 इंटू 10⁻6 रेवोल्यूशंस। तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली फाइनल आंसर आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻6 रेवोल्यूशंस विल बी कंप्लीटेड इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स। देखिए हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हमने एनर्जी की जब बात की थी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इजीली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के अंदर होती है, हाइड्रोजन एटम में होती है। कौन सी शेल में होती है, कौन सी शेल में होती है, वो होती है n = 2 वाली शेल के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है, n = 2 में है, तभी उसकी एनर्जी जो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो शेल नंबर 2 पहचान ली हमने। और एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं बोर की पोस्टुलेट के द्वारा, वो होता है किसी भी nth शेल में nh/2 पाई। तो ये हो जाएगा 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा h/पाई। तो ऐसी शेल जिसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h/पाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, आप सभी लोग इसको कर पाएंगे। तो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ पर हमें कहा हुआ है कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट। तो यहाँ पर सिंपली हमसे कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलेगी जब वो इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट n = 1 से मान लो किसी हायर ऑर्बिट n = 2 में जाता है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ या ये रिज़ल्ट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम जानते हैं देखो mv²/r बराबर होता है kZe इंटू E/r² के। r से r चला जाएगा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv² और वैल्यू आ जाएगी kZe²/2r। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी शेल में, हम जानते हैं कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन r यानी कि -kZe²/r। तो आई कैन ईजीली से दैट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बाउंड सिस्टम है यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन आ भी रहा है। तो कैन आई से दैट पोटेंशियल एनर्जी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बस यहीं से हम रिजल्ट निकाल लेंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट लिखते हैं अपन एक बार। काइनेटिक एनर्जी है kZe²/2r, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसमें यदि रेडियस को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो विद जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन
to higher shell, its ke decreases, है ना, रेडियस बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी यदि कम हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेट होगी, आप देखो यहाँ से रिलेट होगी। मान लेते हैं जब इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन था n इज इक्वल टू 1 में, मान लो काइनेटिक एनर्जी थी 4, n इज इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई होगी कम, यानी कि मान लेते हैं अपन 2 हो गई होगी। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर कर देता हूँ, यहाँ पे देखना आप जरा, फर्स्ट वाली शेल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि -8 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड वाली शेल में कितनी हो गई, देख लो आप, -4 हो गई। तो ऊपर वाले शेल में पोटेंशियल एनर्जी -4 है और पहले वाले शेल में पोटेंशियल एनर्जी -8 थी। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, आप जानते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, -4 वाला है। तो शेल बढ़ने पर 1 से 2 वाली शेल में जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी will rise with increase of shell number। जैसे जैसे ऊंची शेल में जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इनफैक्ट जब बहुत ही आगे वाली शेल पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत ही आगे वाली शेल पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ देगा तो पोटेंशियल एनर्जी पहले -8 थी, -4 हुई, -2 होगी, -1 होगी, -0.5 होगी, और फाइनली कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एटम से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, जो कि मिनिमम इनफैक्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि 0 हो जाएगी। आई होप मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -8 से -4, -4 से -2, -2 से -1, और बढ़ते बढ़ते फिर फाइनली कितनी हो गई, 0 हो गई। कब हो गई 0, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया एटम से, तब। देखिए एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, सपोज इन सम हाइपोथेटिकल एटम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन at a separation r is given by u is equal to k ln r, where k is a positive constant. For such an atom, find the radius of electron in nth orbit, या radius of nth orbit of this hypothetical atom, and energy of electron in nth orbit for this hypothetical atom. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमें दिया हुआ है कितना, u is equal to के ln r। ठीक है, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है -du/dr। तो उसको यदि हम सॉल्व करें तो के ln r का कितना आ जाएगा, 1/r, और ये माइनस चल ही रहा है। और यही वो फोर्स है जो कि पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। हमें यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो देखो ये r से r चला गया यहाँ पर, और दोनों तरफ यदि m से मल्टीप्लाई करूँ, या अभी देखते हैं अपन, यहाँ पर बच रहा है मेरे पास इतना, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो mv का स्क्वायर इज इक्वल टू km, और mv की वैल्यू आ गई कितनी, km का रूट। इसको बोल दिया हमने पहली जानकारी। अब इसके बाद हम जानते हैं बाय बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ना, बोर की जो सेकेंड पोस्टुलेट थी उसके आधार पर वी नो दैट mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π। nh/2π, mv की वैल्यू उधर से लिख लेते हैं अपन, कितनी है, इक्वेशन 1 से, √km इज इक्वल टू nh/2π, है ना, nh/2π आ गई mvr की वैल्यू। तो mv की वैल्यू तो ये रही, और r और लगा दिया है हमने, तो r की वैल्यू देख सकते हैं आप कितनी आ गई, nh/2π और √km। ठीक है, ये आ गई रेडियस की वैल्यू। तो यही पूछा था हमसे एक पार्ट में तो कि भैया nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी रेडियस कितनी होगी,
तो NH/2π√km। सेकेंड जो पार्ट था, बी पार्ट जो था, उसमें पूछा था एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्वेश्चन में दी हुई है KLnR के रूप में, है ना, KLnR दी हुई है, देख लीजिए आप, KLnR के रूप में दी हुई है। आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे अपन। और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो देखो हाफ mv² की वैल्यू यदि आपको लेनी है तो देखो यहाँ से mv² तो पता ही है आपको, mv² तो पता ही है। और ये याद रखिएगा आप यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी mv², हाफ mv² होगी और वो पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यदि मैं लिखूँगा तो हाफ mv² होगी काइनेटिक एनर्जी। तो mv² यदि k है तो हाफ mv² कितना हो जाएगा, k/2 प्लस ये KLnR तो चल ही रहा है। तो फाइनल जो टोटल एनर्जी कही जाएगी किसी भी nth शेल में वो होगी k/2 प्लस k टाइम्स ln और r कितना देखा था हमने ऊपर अभी NH/2π√mk, देख सकते हो आप, NH/2π√km या √mk। ये आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, k/2 प्लस k ln NH/2π√mk। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो माइनस आ भी रहा था हाफ mv² के साथ में इस माइनस के आ रहा था यहाँ पर, बट हमने इसको मॉड लगा दिया है क्योंकि हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और पहले ही क्वेश्चन में हमको k दिया हुआ है एक पॉजिटिव कांस्टेंट। तो k यदि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी को k/2 के बराबर ही होना पड़ेगा।